नमस्कार, मैं हूं मनोज बनू। आप देख रहे हैं हेडलाइन के पीछे। आज बहुत सारी खबरें हैं जिनके पर्दे के पीछे की हम चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ मौजूद हैं जाने माने चेहरे अजीत मेंदोला साहब। अजीत जी, सबसे बड़ी चर्चा ये हो रही है क्योंकि बंगाल में खेला हो रहा है और बंगाल में जो खेला चल रहा है उस खेले के मद्देनजर सबसे बड़ी चर्चा ये है कि ममता बनर्जी क्या वाकई कांग्रेस की वरिष्ठ उपाध्यक्ष बनेंगी, कांग्रेस क्या ममता बनर्जी को स्वीकार करेगी और क्या बंगाल में अब तृणमूल कांग्रेस केवल वो तृणमूल रह जाएगी जो कि ममता से फूट के बाद बनी। मन्नू जी, आज एक बड़ी दिलचस्प, मैं जब ये खबर चल रही थी तो किसी ने ऐसी चर्चा करी और कहा कि अब लुटा के मिला भी तो क्या मिला, सब कुछ खत्म हो गया, अब आप मिल भी जाएंगी, क्या फ़र्क पड़ेगा। हाँ। लेकिन उसमें उन्होंने दिलचस्प बात ये नहीं कही। उन्होंने कहा दिलचस्प बात ये कही कि अभी तो किसी ने कहा यार इंडिया जो ब्लॉक की बैठक थी उसमें अरविंद केजरीवाल नहीं आए, तो उन्होंने कहा इंतजार करिए 2027 में फरवरी मार्च का, वो भी पंजाब में आपको लुटवा के फिर आखिर कांग्रेस में ही जाएंगे, कहेंगे हमें लुटवा के यहाँ जाएंगे। हाँ, वो भी कहेंगे हमें भी कांग्रेस में शामिल कर लो, वरना तो बीजेपी वाले हमको पीट रहे हैं। ज्यादा नहीं कहा उन्होंने। नहीं, तो अभी ममता बनर्जी को लेकर भी तो यही हो रहा है कि अब ममता बनर्जी को जो बातें खबरें निकल के, आकलन क्या कहता है कि अंदर क्या बात हुई होगी, अंदर निकल क्या के, चर्चा हुई होगी, क्या ममता आ सकती हैं? नहीं, आने में उन्हें कोई एतराज नहीं, क्योंकि कांग्रेस की उनको कांग्रेसी राजनीति की उन्होंने शुरुआत की थी। हाँ, यूथ कांग्रेस में यूथ कांग्रेस से रही थी, कांग्रेसी रही हैं। वो अलग बात है कि उन्होंने मौका देख के मौका अपने लिए अलग रास्ता, हाँ, चौका मारा। लेकिन उसमें अंदर खाने की जो खबरें निकल के आ रही हैं उनको शायद यही कहा गया कि भाई अगर आप अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी की तरह अपनी अलग राजनीति करेंगे तो आपको दिक्कत आएगी। अच्छा है कि आपके पीछे वो पड़ गए हैं, आपकी पार्टी खत्म होने के कगार पे है। अच्छा है कि आप हमारे साथ आ जाएं और हम आपको कोई महत्वपूर्ण पद देंगे। देखिए, कांग्रेस में उपाध्यक्ष का पद बहुत साल पहले होता था, कभी बहुत साल पहले जितेंद्र प्रसाद होते थे। हाँ, मतलब ये कोई, हालांकि कांग्रेस में जितेंद्र प्रसाद के फादर जितेंद्र प्रसाद शायद जितेंद्र प्रसाद शायद उपाध्यक्ष रहे, सलाहकार थे वो, सलाहकार रहे। हाँ, नहीं, लेकिन अर्जुन सिंह थे, अर्जुन सिंह राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। हाँ, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे। अब देखिए, कांग्रेस में आज के दिन में देखो मनु जी, पद का कोई मतलब तो रह नहीं गया, क्योंकि पार्टी को जो व्यक्ति चला रहा है वो किसी पद में नहीं है। उनका नाम है राहुल गांधी, ठीक है, और उनकी माताजी सोनिया गांधी, भले ही उन्होंने कहा अध्यक्ष पद कब का छोड़ दिया है, लेकिन वो अभी भी राजनीति में उन्होंने अपनी सक्रियता बनाई हुई है। मतलब वो बैठकों में जा रही हैं, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं होता, बैठकों में जा रही हैं। फैसला किसने करना है? सोनिया गांधी, राहुल गांधी, अब प्रियंका गांधी। तो पार्टी के असली मालिक ये तीनों जन हैं। अब आप अध्यक्ष बन जाओ, उपाध्यक्ष बन जाओ, महासचिव बन जाओ, उस पार्टी में इसका तब मतलब होता है कि जब आपको कुछ करने के लिए छूट। खड़गे जी को आज 4 साल होने वाले हैं, अक्टूबर नवंबर में 4 साल उनको अध्यक्ष बने हो जाएंगे। मुझे नहीं लग रहा है कि खड़गे जी अभी तक कोई खुल के कोई फैसला वो कर पाए हैं, क्योंकि वहाँ पर क्या हो गया कि इतने सारे पावर सेंटर बन गए हैं, उनमें केसी वेणुगोपाल उनसे ज़्यादा ताकतवर पावर सेंटर है। नहीं, दूसरी बात कई सारे मुद्दे, चाहे मुख्यमंत्री बदलने को लेकर हो, प्रभारी नियुक्त करने को लेकर हो, कार्यकारिणी लेकर हो, तो बीच में उनका स्टेटमेंट भी आया था कि पार्टी अलग कमान तय करेगा। तो लोगों ने पूछा भाई पार्टी अलग कमान तो आप ही हो। राहुल गांधी, उन्होंने कहा नहीं, राहुल गांधी करेंगे, उन्होंने कही थी ये बात कि राहुल गांधी करेंगे। तो मेरा कहने का मतलब कि देखो, कांग्रेस भी आज जिस दौर से गुजर रही है बहुत चिंताजनक स्थिति है। चिंताजनक इस हिसाब से है कि कांग्रेस लड़ाई लड़ते नहीं दिख रही है। इतने तमाम मुद्दे होने के बावजूद कांग्रेस जिस ढंग से कल मीनाक्षी नटराजन को लेकर वहाँ पहुँची चुनाव आयोग के बाहर कि साहब इनका नामांकन रद्द क्यों हुआ, वो हालांकि उनको हारना पक्का है, मध्य प्रदेश अगर लड़ती भी तो भी हारती, क्योंकि जो खबरें आ रही हैं, जो संख्या बल बताया जा रहा है, उस हिसाब से लग रहा है कि बीजेपी वो तीसरी सीट भी निकाल लेगी। लेकिन सवाल ये है कि वो गिनती के 4-5 चेहरे ही वहाँ पर चुनाव आयोग के बाहर दिखाई दिए। उनका नेतृत्व तो केसी वेणुगोपाल कर रहे थे। अब उसमें भी देखिए बड़ी दिलचस्प चर्चा है, जो मेरे को कुछ सोशल मीडिया में लोगों ने भेजा कि साहब देखिए इसमें 2 लोग तो प्रियंका गांधी के हैं और 2 लोग किसके हैं? राहुल गांधी के। आप सोचो, अब मैंने किसी से पूछा भाई इसमें प्रियंका गांधी के कौन लोग हैं? तो कैसा भूपेश बघेल और सचिन पायलट, ये प्रियंका खेमे के हैं। तो फिर मैंने कहा राहुल खेमे के कौन है? कि केसी वेणुगोपाल है, जयराम रमेश हैं। तो अब जब पार्टी इस स्थिति में आ गई है जहाँ पर कि ये बातें होने लगी है, तो मेरा अपना आकलन ये है कि बहुत चिंता का विषय है। अब कांग्रेस में सोनिया गांधी, लेकिन एक चीज बताइए, क्या होता है कि राजनीतिक अनुभव भी चीज होती है, लौंडों के भरोसे या युवाओं के भरोसे राजनीति नहीं चलती है। कल कांग्रेस के रात को किसी वरिष्ठ नेता से मेरी बातचीत हो रही थी, उन्होंने ये कहा था कि आज के दौर की बीजेपी जो है, आपको उस हिसाब से तैयार रहना चाहिए
और ये आज की बात नहीं है, हम लोग पहले भी जब किसी राज्यसभा का नॉमिनेशन करते थे, जिला पंचायत अध्यक्ष का नॉमिनेशन करते हैं, इवन पंचायत का भी नॉमिनेशन करते हैं, तो हम डमी कैंडिडेट रखते हैं अपने पास। बिल्कुल हो सकता है कि आपका नामांकन खारिज हो जाए या सत्ता में बैठी पार्टी कुछ ऐसा तिकड़म जब बना ले, आपकी कुछ कमी निकाल दे, तो कम से कम आप एक उस डमी कैंडिडेट को आगे करके अपनी पार्टी की इज्जत बचा सकते हैं। लेकिन डमी कैंडिडेट तो बनाया ही नहीं गया। अब ये गलती किसकी? नहीं, जो आज कांग्रेस को चला रहे हैं ना, जिन लोगों ने राज्यसभा के नाम अनाउंस कराए, उसको लेकर ही सब लोग माथा पकड़े हुए। भाई प्रणब झा कौन है? ये पवन खेड़ा को जिसने इतना बड़ा बवाल कराया, उसको आपने राज्यसभा दे दी। अब मीनाक्षी नटराजन, जिसको लेकर मैं एक वहाँ के जिला अध्यक्ष का बयान सुन रहा था, उनके मंदसौर से जीती थी, कहाँ जीती थी? वो पत्रकार भी रहे हैं, वो जिलाध्यक्ष भी है वहाँ के। वो कह रहे थे यार इस महिला को टिकट देने का क्या मतलब है? ये जो एमपी बनी थी तो ये किसी से मिलती ही नहीं थी। मतलब उस महिला भले वो कपड़े उपड़े बिल्कुल साधारण पहनती हो, साधारण चलती फिरती हो, लेकिन उसका व्यवहार, जो उसकी कार्यशैली है, उसको लेकर कांग्रेस का कोई नेता उसको लेकर खुश नहीं है। वो केवल उसकी क्वालिफिकेशन इतनी भरे कि राहुल गांधी उसको एक क्या कहते हैं, उनकी गुड बुक में है, बाकी उनकी कोई क्वालिफिकेशन गुड बुक में इसलिए है कि वो बड़ी सांसद रही हों या प्रभारी रही हों, हवाई चप्पल पहनती हैं, इसलिए गुड बुक हवाई चप्पल पहन के चलती हैं। और ये उनकी एक मोडस ऑपरेंडी है। बीच में तो जब यूथ कांग्रेस का चयन हो रहा था बहुत सारे लोगों से, तो कांग्रेस के कार्यालय के बाहर जब सरकार भी होती थी, उस वक्त आता है BMW से और मर्सिडीज से बहुत सारे नए लड़के आते थे और वो अपने महंगे वाले शूज उतार के रबड़ की चप्पल पहन लेते थे। ड्राइवर से कहते थे वो यार बैग निकालना, वो एकदम मुड़ी हुई शर्ट पहन के, वो शर्ट पहन के फिर राहुल गांधी और कांग्रेस कार्यालय में अंदर मिलने जाते थे। ये हुआ तो बोले भाई ऐसा क्यों कर रहे हो? बोले साहब राहुल गांधी को पसंद ही है ये, तो क्या करें? तो ये तक कांग्रेस में स्थिति चल रही है। लेकिन मैं आपसे ये भी पूछ रहा हूं कि ये तो सबको पता है ना, आज अगर आपने जरा सी नजर हटी तो दुर्घटना घट जाएगी, बीजेपी उसका फायदा उठा लेगा। आप डमी कैंडिडेट तैयार नहीं करते हो, आप राज्यसभा में ऐसे कैंडिडेट लेके आ रहे हो जहां पर उनके प्रदेश के लोग ही उनसे खुश नहीं है, चाहे प्रणब झा से झारखंड के कांग्रेसी खुश नहीं है, या यही स्थिति कर्नाटक में पवन खेड़ा को लेकर है। मीनाक्षी नटराजन के साथ दो विधायक नहीं है, स्थानीय पार्टी के लोग विरोध कर रहे हैं। तो आप अगर कोई कैंडिडेट का नॉमिनेशन बना रहे हो तो सबसे पहले तो देख लो, समझ लो, और नहीं तो डमी कैंडिडेट भी तो रखो, अगर ऐसी कोई दुर्घटना हो गई तो भाई सीट बचाई जा सके। सबसे बड़ी बात है क्या, आपने अगर देखा होगा वो कैलाश विजयवर्गीय जी बोले हैं कि हम लोगों को ये इंफॉर्मेशन तेलंगाना कांग्रेस से दिया गया है। उन्होंने ये कहा कि हमको कांग्रेस के अंदर से ही सूचना मिली है। तेलंगाना से बोले हैं। कांग्रेस के, आपको एक बात बता दूं कि दिग्विजय सिंह से मुलाकात ठीक 4 दिन पहले तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष ने की थी। वो फोटो भी मेरे पास। अच्छा। 4 दिन पहले। और जब ये हो गया, कांड हो गया, राज्यसभा का जो है नॉमिनेशन खारिज हो गया, तो उसके बाद जीतू पटवारी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली, उसमें तमाम बड़े नेता बैठे थे, तो उन्होंने प्रेस को संबोधित किया। बाद में वो माइक उन्होंने दिग्विजय सिंह की तरफ आगे खुद बोले, दिग्विजय सिंह ने कहा नहीं मुझे कुछ नहीं, अरे नहीं बोलिए, नहीं मुझे कुछ बोलना ही नहीं। मीनाक्षी नटराजन बोली अरे कुछ तो बोल दी, नहीं मुझे कुछ बोलना ही नहीं। अच्छा, वो अभी भी नहीं बोल रहे। देखिए यही तो है, सबोटाज तो कांग्रेस के अंदर से ही हुआ है, तो इसीलिए तो अगर कोई सरप्राइज नहीं है कि क्यों कोई बैकअप कैंडिडेट नहीं था, है ना? यही तो असली बात है। कांग्रेस का तो यही तो प्रॉब्लम है। नहीं, कांग्रेस का प्रॉब्लम तो समझ में आ गया, लेकिन असली बात तो ये है कि ममता क्या कांग्रेस में जा रही हैं, वरिष्ठ उपाध्यक्ष बन रही हैं। उपाध्यक्ष बनने वाली अर्जुन सिंह बने थे बहुत पहले। वही तो बात है। हम सोच रहे थे कि क्या पीसीसी चीफ बनेंगे, ममता बनर्जी कुछ ज्यादा ही हो जाएगा। आप ये बोल रही थी कि पीसीसी चीफ नहीं बन जाए। उन्होंने सुन ली, वो इज्जत बचा दी, अब उनको पीसीसी चीफ नहीं बना रहे। बोल रहे हैं कि नेशनल वाइस प्रेसिडेंट होंगे। ठीक है, भतीजे को जनरल सेक्रेटरी। सोनिया गांधी और सोनिया जी और राहुल जी के दरबार में जाके वो हाथ जोड़ करके खड़ी हो जाएंगे। देखते हैं कैसे चल रहा है। अधीर रंजन क्या करेंगे? दूसरी बार टीएमसी ज्वाइन कर लेंगे। हो सकता है अधीर रंजन बीजेपी भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप देखें पीछे, अगर देखें 2017 साल तो अधीर रंजन लड़ रहे थे। 2017 साल में लगभग, ये इनसाइड इंफॉर्मेशन है, लगभग तैयार हो गया था कि अधीर रंजन बीजेपी ज्वाइन करेंगे। और उस टाइम पे एक्चुअली 2017 की बात बोल रही हूँ, उस टाइम पे ही ठीक हो गया था कि शुभेंदु भी ज्वाइन करेगा, ये भी
करेंगे, लेकिन अधीर रंजन क्यों मुस्लिम वोट चला जाएगा इसी डर से, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी मुस्लिम वाली है। हाँ, इसी डर से वो ज्वाइन नहीं किए। अभी डिनाई करेंगे नहीं हुआ और था, बाद में लेकिन फिर हाँ, हम कांग्रेस में लोगों को उनको लोकसभा का जो है अरे पर नेता सयानी घोष जैसी नेत्री बीजेपी में, सुष्मिता देव, देखो वो सुष्मिता देव हाँ। जिसने बीजेपी में नहीं, एनडीए में अभी है। नहीं 2014 में सुष्मिता देव राहुल गांधी के साथ लोकसभा में सबसे ज्यादा हल्ला मचाती थी। और सुनिए, अब मुझे तो वही लग रहा है कि दिल्ली की जर्नलिस्ट को क्या होगा, हृदय तो चूर चूर हो जाएगा सुष्मिता देव अगर बीजेपी के साथ चले गए तो। आपका हो रहा है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरा क्यों होगा? मेरा क्यों होगा? मैं तो देख रहा हूँ कि भारतीय राजनीति किस दौर में जा रही है। देखो ये बिल्कुल भारतीय राजनीति किस दौर में जा रही है। मतलब चुनाव लड़ने का कोई मतलब नहीं है, किसी भी राजनीतिक पार्टी का कोई मतलब नहीं है। आप किसी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, किसी में चले जा रहे हैं, और ये भारतीय राजनीति के लिए एक शैशव काल भी है, चिंता की बात है। चिंताजनक की बात है। दूसरा सबसे अहम बात देखिए, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी जो अपने नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लगातार 12 साल के कार्यकाल को जश्न मना रही है, और वो आगे की योजनाएं बना रहे हैं कि हमको पंजाब कैसे जीतना है, उत्तर प्रदेश कैसे जीतना है, दक्षिण राज्यों में अपनी उपस्थिति दक्षिण राज्यों में कैसे क्या करना है। मतलब वो इतने अपने को इतना सशक्त उन्होंने बना दिया है कि अपोजिशन की स्थिति ये है कि वो ये नहीं तय कर पा रहा कि हमें करना क्या है। उन्हें मुद्दे ही नहीं पता, वो पब्लिक क्या सोच रही है उसका फील ही नहीं कांग्रेस पता। पार्टी ने कल कहा है कि कल हम एक स्पेशल मीटिंग बुला रहे हैं दिल्ली में, जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज, प्रदेश अध्यक्ष सबको बुला रहे हैं। तो एक चर्चा हो रही, भाई इसमें मुद्दा क्या होगा, क्योंकि इंडिया ब्लॉक की बैठक तो हो गई परसों। ठीक है। अगर कोई आंदोलन या कोई रणनीति आपको बनानी थी तो एक संयुक्त बननी चाहिए थी, तो वो तो कुछ हुई नहीं। आप इसमें क्या मीनाक्षी नटराजन के लिए कोई आप कहेंगे कि देश भर में हम आंदोलन करेंगे? वो तो वैसे भी हार रही थी, वो तो इज्जत कल बोला था कि सभी जगह सभी राज्यों में भूख हड़ताल करेंगे हम लोग। अरे वो तो इज्जत बच गई ना भाई साहब कि उनका नामांकन रद्द हो गया। नहीं, दोनों तरफ से इज्जत बची। आप ये कह रहे हैं कि इज्जत बच गई कि नामांकन रद्द हो गया। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूँ कि जो सरकार है उसके पास आंकड़े नहीं मिल रहे थे, क्योंकि जो प्लेन है उस प्लेन में सारे विधायक बैठकर रनवे पर प्लेन चल गया। जब प्लेन नहीं मतलब प्लेन उड़ टेक ऑफ करने जा रहा था, किसी ने कहा यार क्यों पेट्रोल खर्च कर रहे हो यार, वापस नामांकन ही रद्द हो गया, क्यों होटल का खर्चा कर रहे हो, खाने पीने का, वापस ले लो भाई, गाड़ी घुमा लो, गाड़ी घुमा के प्लेन वापस आ गया। नहीं लेकिन दिग्विजय सिंह की बॉडी लैंग्वेज, दिग्विजय सिंह का कम बोलना बहुत सारी चीजों का इस तरफ इशारा कर रहा है। मैं आपको एक जानकारी बता रहे हैं, चूंकि हम हेडलाइन के पीछे की बात कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं और बड़े जिम्मेदारी के साथ और दावे के साथ कह रहा हूं कि कमलनाथ भी चाहते थे कि वो चुनाव लड़ जाएं अगर बीजेपी उनको सपोर्ट कर देती। और ये मैसेज भिजवाया गया था कि अगर बीजेपी उनको सपोर्ट कर दे तो वो निर्दलीय चुनाव में खड़े हो जाएंगे। लेकिन बीजेपी में दिल्ली से मैं आपको बता रहा हूं, दिल्ली से मैं बता दूं कितनी बार उन्होंने किस नेता को फोन किया, मैं आपको बता दूं, टाइम भी बता दूंगा। तो मैं आपको बता रहा हूं, दिल्ली से हरी झंडी नहीं मिली। दिल्ली ने कहा हमको पंजाब चुनाव लड़ना है, 84 के दंगे का विषय में हम कमजोर हो जाएंगे, सॉरी टू से। नहीं फिर उन्होंने अपने लड़के के लिए कहा नहीं, वो कहानी ये नहीं है। वो कहानी ये है कि वो कांग्रेस के उस पे ही लड़ना चाह रहे थे। किस पे? वो तो पुरानी बात हो गई। अरे नहीं, सुनो तो सही। कांग्रेस के उस पे ही वो लड़ना चाह रहे थे, लेकिन बीजेपी वालों ने कहा भाई तुम लड़ो या मत लड़ो, हम ये सीट नहीं जीतने देंगे। तो मतलब अगर वो कांग्रेस से भी लड़ते तो वो बीजेपी ने तय कर रखा था कि हमको तीसरी सीट जीतनी। देखिए मैं आपको बता दूं, अगर दिग्विजय और अगर कमलनाथ चुनाव लड़ते कांग्रेस से तो स्थिति परिस्थिति कुछ और होती। मैं इसलिए आपको बता रहा हूं, निकल जाती सी। मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि 2018 का विधानसभा चुनाव कांग्रेस लड़ी इस बात पर कि ये सरकार, बीजेपी की सरकार, शिवराज सिंह चौहान बेस्ट सरकार है, इतने घोटाले हुए हैं, व्यापम घोटाले हुए, हम सबकी जांच करेंगे। कमलनाथ सरकार में आ गए, एक आदमी की जांच नहीं हुई। उसके बाद फिर शिवराज सिंह चौहान में गए, बोले कमलनाथ ने इतने दिनों में तबादला उद्योग चलाया, भ्रष्टाचार किया, हम सबकी जांच करेंगे। कमलनाथ चले गए, एक कार्रवाई नहीं हुई। ईडी के छापे आपको पता है कमलनाथ के ऑफिस में, घर पर, सारे स्टाफ में पड़े, एक आदमी के खिलाफ एक्शन नहीं हुआ। ये सब फिक्सिंग का दौर है। जैसे राजस्थान में फिक्सिंग चलती है, वैसे मध्य प्रदेश में फिक्सिंग चलती है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पूरे देश में, मैं आपको बता रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस में बड़े नेताओं में, जो पुराने नेता, अब आज के दौर में फिक्सिंग खत्म हो गई है। नहीं, अब तो आर पार की लड़ाई है। नहीं, उस तरह की फिक्सिंग अभी भी है। 2013 का अगर आप दौर याद करो, अरविंद केजरीवाल ने कहा था मैं मुख्यमंत्री बनते ही शीला दीक्षित को जेल में डाल दूंगा। और बीजेपी कहती थी हम रॉबर्ट वाड्रा, तमाम गांधी परिवार के खिलाफ एक्शन लेके, किसी के खिलाफ कुछ हुआ अभी तक?
केवल एक मजा लेती है सरकार। जब भी उनको होता है एक ईडी के वो भेज देती है, राहुल गांधी जी आप पूछताछ के लिए आ जाइए, और उसके अलावा कुछ होता है वो इसलिए नहीं होता है वो कि बीजेपी कांग्रेस के में ही होता है, लेकिन बीजेपी तृणमूल में तो वो रीजनल पार्टी जेल में तो रीजनल पार्टी बेसिकली दो मेन नेशनल पार्टी, तुम खुश रहो हम खुश रहे। हाँ बिल्कुल सही है उनका ठीक रहता है, लेकिन वो रीजनल पार्टियों के बीच में उनका कोई इसमें कंप्रोमाइज नहीं करता। रीजनल पार्टी को खत्म करो। तो लास्ट मोमेंट तक कमलनाथ चाहते थे कि वो चाहते थे हो जाए। इसके लिए बीजेपी पे लगातार उनके कुछ नेताओं से बातचीत भी हुई, उन्होंने इनकार कर दिया कि नहीं हमको 84 का चुनाव लड़ रहा है। जो स्थानीय लीडरशिप है उनको मना कर दिया गया कि नहीं। फिर कमलनाथ ने कहा कि उनके बेटे के लिए हो जाए, वहां भी मना हो गया। जब वहां पर मना हो गया उसके बाद बीजेपी ने तीसरा कैंडिडेट अपना उतारा। तब तक कांग्रेस के एक बड़े नेता ने यह सारी जानकारी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को पहुंचा दी कि भाई ऐसी ऐसी जानकारी है। उसने कहा ओके। तब तक बातचीत चल रही थी, कुछ मंत्रियों को विधायक 4-5 विधायक इनके साथ तैयार हो गए थे, मैं बता दूं। और मैं आपको ये बताने वाला हूं कि 15 दिन के अंदर मध्य प्रदेश कांग्रेस के कुछ बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं, जिनमें एक बड़ा चेहरा ओबीसी वर्ग का भी। मैं ये भी आपको जानकारी दे दूं। जीतू पटवारी तो नहीं आ रहे हैं, जीतू पटवारी तो नहीं, भूरिया जी की बात कर रहे हैं। नहीं, मैं भूरिया तो आदिवासी है ना। भूरिया जी का बेटा तो इस वक्त इनके राहुल गांधी की नहीं, भूरिया जी कभी नहीं जाएंगे। कौन कौन आ रहा है भूरिया जी बता कभी दीजिए नहीं ना। जाएंगे। मैं आपको बता दूं ओबीसी के बड़े नेता रहे हैं, उनके वो सुपुत्र हैं, वो बहुत जल्द कांग्रेस में आ जाएंगे। लेकिन वो इसलिए कि और कांग्रेस का मोरल डाउन करने के लिए। तो ये एक वो है, लेकिन अभी भी वहां पर गुटबाजी है। अब देखिए क्या हो गया, राहुल गांधी को पता चल गया कि बड़े नेताओं ने खेल किया। राहुल गांधी को पता चल गया कि कांग्रेस के वहां पर ज्यादातर नेताओं ने मीनाक्षी का साथ नहीं दिया, वो सब के सब खुश हैं। अब जो क्रॉस फायरिंग होगी वो उसमें मान के चलिए कि राहुल गांधी पुराने और बुजुर्ग नेताओं के खिलाफ और हो जाएंगे, जैसे अशोक गहलोत के खिलाफ। नहीं, देखिए राहुल गांधी तो 2000 मैं अभी चर्चा कर रहा था 2017-18 का जब 19 का लोकसभा का चुनाव का इलेक्शन आ रहा था, तो राहुल गांधी की एक जिद थी कि भैया चौकीदार चोर बोलो सब लोग। तो बड़े जितने पुराने नेता थे, गुलाम नबी आजाद हों, आनंद शर्मा हों, तमाम मुख्यमंत्री हों, जो ऐसे मत करो कि भाई आप इस तरीके से इस तरह की राजनीति मत करो अभी आप। क्योंकि जो अभी देश का माहौल या मूड हमको दिख रहा है उसमें ये दिख रहा है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी की लोकप्रियता अपने पीक पे है। 19 के इलेक्शन से पहले बहुत पीक पे हो गई थी, लेकिन राहुल गांधी ने जिद नहीं छोड़ी। और उसका जब इलेक्शन का रिजल्ट निकला, सबसे करारी हार अब तक की सबसे बड़ी हार हुई कांग्रेस की, मतलब 44 सीटें आई, कितने आई। उसका राहुल गांधी ने जो वर्किंग कमेटी की मीटिंग है, राहुल गांधी खुद भी तो चुनाव हार गए थे। सुनिए, राहुल गांधी राहुल गांधी ने जो मीटिंग ली उसमें भाई साहब उनका एक ही एजेंडा था कि तुम सब लोग डरपोक हो, अपने बच्चों के चक्कर में चुनाव लड़ते हो और डरते हो मोदी से। मतलब उनका भरोसा उसी दिन कमजोर हो गया था पुराने नेताओं में से। ठीक है, उसके बाद 19 की हार के बाद फिर असंतुष्ट खेमा एक सक्रिय हुआ, जिन्होंने सवाल उठाया, राहुल गांधी के नेतृत्व को चैलेंज दिया कि भाई आप लगातार हार रहे तो क्यों नहीं संगठन का एक पुनर्गठन करते हो, एक तैयारी करते हो। उससे जो असंतुष्ट खेमे को दबाने के लिए अशोक गहलोत ने उदयपुर में एक संकल्प शिविर करा 2020 में, मई के महीने में। वो सम्मेलन में कोई क्रांतिकारी बातें बहुत हुई कि भाई 3 साल से ज़्यादा कोई पदाधिकारी नहीं रहेगा और कोई अमल नहीं हुआ उस पर। ये 2-3 नए विभाग खोलेंगे और ये होगा वो होगा, मतलब ऐसी क्रांतिकारी बातें हुई। अगर वो हो जाती तो शायद कांग्रेस का भला। लेकिन वो सम्मेलन का मकसद एक ही था कि असंतुष्ट गुट को, खेमे को एक मैसेज देना था कि भाई गांधी परिवार ही इस पार्टी का नेता है, आप इसको बदलने की। क्योंकि ये बात हो रही थी कि भाई इनकी जगह कोई और दूसरा ढंग का आदमी नहीं, वो तो संभव नहीं है, वो गांधी परिवार ही रहेगा। लेकिन क्या अगर ममता आ गई तो क्या फिर कांग्रेस एक रोल मॉडल अपनाएगी कि भाई जितने भी नाराज जो कांग्रेस के नेता गए हैं उनको एकजुट करो। जो क्षेत्रीय दल उन्होंने बना लिए हैं, क्षेत्रीय दल में कुछ है नहीं, क्योंकि आगे आने वाले समय में तो शरद पवार हैं, उनके सामने भी एक चैलेंज है। शरद पवार की बेटी है, वो कांग्रेस में रहेंगी नहीं रहेंगी, क्योंकि शरद पवार भी तो चाहते हैं ना कि अपनी बेटी का विलय कर दे किसी बड़ी पार्टी में या कांग्रेस में, उनको कोई बड़ा स्थान मिल जाए। तमाम ऐसे चेहरे, क्या ऐसा हो सकता है? देखिए, ऐसे बात अगर ममता बनर्जी का सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट है, क्योंकि अगर बोला जाए कि ममता बनर्जी के कारण ही तृणमूल करीब वो जो 80 सीट मिले हैं, तो लेकिन शरद पवार को कितने सीट मिले थे? अगर आप देखें ममता बनर्जी का होल्ड, पता नहीं, अभी तक तो पता नहीं है, होल्ड ग्राउंड में काफी ज्यादा है शरद पवार की, वो शरद पवार को नहीं है। तो इसीलिए लग तो नहीं रहा है कि, और अगर कांग्रेस में आएंगे शरद पवार को इम्पोर्टेंस कांग्रेस देगा क्या?
लगता तो नहीं अब तो अब वो तो बहुत स्थिति में बीमार नहीं है। बीमार बहुत, वो उनकी ना, बेटी जो उसका है बेटी के लिए। सुप्रिया सुले, हाँ हाँ, पर वो उस बेटी तरह के की लिए। मराठा नेता नहीं है और सुप्रिया सुले। अगर ये बोले तो तभी कि- तो हाँ। तभी तो उन्हें कोई बड़ी नाव में सवारी करना है, क्योंकि खुद वो अपनी एनसीपी को नहीं चला पाएंगी। अब तो ये है कि उनके पास भी देखो उद्धव ठाकरे के बच्चे कुछ सांसद या एनसीपी के बच्चे कुछ सांसद भी वो कांग्रेस में तो उनको अपना भविष्य सुरक्षित नहीं दिख रहा है। इसलिए मेरे को लगता है कि वो बीजेपी की तरफ ही कदम बढ़ाएंगे। आज कांग्रेस के वो पृथ्वीराज चौहान जो पुराने नेता हैं जो अभी तक अपने को कांग्रेस में बचाए रखे हुए थे, उन्होंने भी एक इस तरह का बयान दे दिया कि उन्होंने भी एक तरीके से नाराजगी व्यक्त कर दी किसको लेकर, अपने कांग्रेस के नेतृत्व को लेकर कि भाई आप बचा नहीं पा रहे हो। तो कहने का मतलब कि महाराष्ट्र में स्थिति इस तरह की बन गई है कि या तो एक तरफ बीजेपी रहेगी, एक नाथ शिंदे जरूर अपने जो क्या बोलते हैं फड़फड़ा रहे हैं कि मैं मराठा नेता मैं ही हूँ अब, क्योंकि शरद पवार वहां अजीत आगे पवार- जाके मुझे लगता है कुछ होगा। हाँ, अब देखना पड़ेगा, लेकिन मुझे तो नहीं लगता कि उद्धव ठाकरे कांग्रेस में मिल जाएंगे। नहीं, कांग्रेस में उद्धव ठाकरे नहीं नहीं जाएंगे, जाएंगे, बिल्कुल नहीं और संजय राउत और उद्धव ठाकरे रह जाएंगे और एक उनका बेटा रह जाएगा। संजय राउत का सुबह सजेशन था बाय द वे, संजय राउत का कि हाँ, ममता तो को बस कांग्रेस वो में संजय नहीं राउत जाना को चाहिए। पता है कि बीजेपी में तो उनको कोई लेगा नहीं, तो वो नहीं, इसलिए ममता तो जेल कर जाएंगे, लेकिन उद्धव की बेसिकली शुरू से विचारधारा एक हिंदुत्ववादी रही है। बाल ठाकरे हिंदुत्ववादी नेता के तौर पर रहे उनके हैं। लिए बीजेपी में आना फायदेमंद हाँ, है। उनके लिए बीजेपी में आना, अगर वो बातचीत कर लें, क्योंकि बातचीत हुई भी थी देवेंद्र फडणवीस और उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे की जो बातचीत चल रही थी, इसी बात से एकनाथ शिंदे नाराज हो गए थे कि आप हो किसके साथ भाई। या। तो इसलिए उन्होंने अपना नजरिया कर दिया था। तो मुझे लगता है कि शायद एक वो बड़ा मैसेज उनका हो सकता बेटा है। सुरक्षित हो जाएगा। वो तो अपने क्या बेटे- अब आगे आने वाले समय में नहीं, लेकिन वो सुरक्षित हो जाएगा, फिर वो दूसरे एक और नेता है जो कौन, राज ठाकरे? बीजेपी में जो केंद्रीय मंत्री हैं अभी, जो बीजेपी में आ गए हैं, जिनके दोनों बेटे हिंदुत्ववादी बयान देते रहते हैं। अच्छा, वो तो चलिए, वो और तो वो बीजेपी जो, में रहेंगे। महाराष्ट्र के ना, हाँ, महाराष्ट्र के। हाँ, वो क्या कहते हैं, वो तो रहेंगे, वो कहीं नहीं जा रहे। नहीं तो वो आदित्य ठाकरे आ गए तो कहीं वो, क्योंकि उनका 36 का आंकड़ा है। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल, मैं नाम देखिए बोल रहा वही हूँ। तो प्रॉब्लम है ना, क्योंकि जो भी हो, नेशनल वाइस प्रेसिडेंट हो ये हो, ममता बनर्जी क्या आप राहुल गांधी से ऑर्डर्स लेंगे? हाँ, ममता बनर्जी क्या आप खड़गे जी से ऑर्डर्स लेंगे? और कांग्रेस क्या पश्चिम बंगाल में फ्री हैंड ममता बनर्जी को देगी? ये भी तो बड़ा विचार है। खैर देखते हैं, मुझे लगता है बहुत सारी खबरें अभी निकल कर आ रही हैं। हाल के दिनों में बहुत सारे घटनाक्रम होने वाले हैं और 17 तारीख भी नज़दीकी आ गई। मलबास खत्म होने वाला, नई टीम कैसी होगी, नया मंत्रिमंडल कैसे होगा। खबर तो ये भी है कि शायद राज्यों पर भी मोदी जी की निगाह है कि वहाँ स्थिति ठीक नहीं है। तो इसकी बिल्कुल, चर्चा हम फिर कल बिल्कुल करेंगे है, विस्तार से। फिलहाल हेडलाइन के पीछे में इतना ही। सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।